हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। आज हम लोग एक ही लेक्चर में वन शॉट कर रहे हैं, यूनिट 9 कंप्लीट कर देंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि आपके एग्जाम में 101% आता ही है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और आपके एमसीक्यूज, सब तीनों क्वेश्चंस आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही बनते हैं। तो एक भी क्वेश्चंस हम लोगों से मिस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग जानते ही हो, यानी कि प्रजनन तंत्र। इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही हमारा जो रिप्लिकेशंस होता है, हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन से जो बढ़ रही है, क्रम चल रहा है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से ही हो रहा है। तो इस सिस्टम को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि विदाउट रिप्रोडक्शन सिस्टम आप लोग अपनी लाइफ नहीं चला सकते और नहीं लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग इसको समझने वाले हैं कि आखिर ये जो प्रजनन तंत्र है ये होता क्या है, ये प्रजनन सिस्टम क्या होता है। तो बच्चा, आप लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके जब 9th क्लास से बायोलॉजी स्टार्ट हुई थी तभी से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता ही होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि यहाँ पे हम लोग मेन फंक्शनल यूनिट की बात कर रहे हैं, टेस्टिस की। टेस्टिस आप सभी लोग जानते होंगे, या फिर अगर नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये टेस्टिस, इसको हिंदी में वर्षण या फिर अंडकाश भी बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टेस्टिस का क्या काम होता है मैं बता दूं आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक फंक्शनल ऑर्गन हमारा टेस्टिस ही है। इसी टेस्टिस के अंदर हमारे स्पर्म और सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, जो मेल सेक्स हार्मोन है, जो कि टेस्टोस्टेरोन आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ये टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन्स है, और इसी हार्मोन्स की वजह से जो मेल्स के अंदर चेंजेस आते हैं, मेल की वॉइस हो गई, मेल की बॉडी हो गई, मेल का जो फंक्शन है बॉडी का, वो जो रेस्पॉन्सिबल करता है वो टेस्टोस्टेरोन ही है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स है। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे टेस्टिस में ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टेस्टिस की बात करेंगे। टेस्टिस क्या है बच्चा, एक पेयर में प्रेजेंट होता है, ओव्यूल शेप का होता है, और ये हमारे स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम हमारे टेस्टिस की आउटर लेयर होती है। यहाँ पे आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है पिक्चर के थ्रू देख पा रहे हो, किस तरीके का डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना है एग्जाम में, कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा टेस्टिस। टेस्टिस की जो आउटर लेयर होती है, यानी कि ये वाली लेयर होती है, इसी लेयर को स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टिस, और वहीं पे प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पर्म और सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, चलो एक एक करके इसकी बात कर लेते हैं। जो हमारा, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें कि ओव्यूल शेप का जो हमारा टेस्टिस है, उसका साइज और उसकी लेंथ कितनी है, तो आप लोग आसानी से बता पाओगे कि आपके टेस्टिस है जो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, और जो उनका वेट है वो 10 से 15 ग्राम का होता है। कितना होता है, 10 से 15 ग्राम का होता है। स्क्रोटम एक पाउच की तरह होता है और हमारा स्किन का बना हुआ होता है। स्किन का होता है, एक पाउच होता है, उसी के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है टेस्टाइल। ठीक है, और ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करना और स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, स्क्रोटम क्या कर रहा है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को। ऊपर से हमारे जो स्पर्म है, हमारे जो मेल गैमेट्स है, उसको प्रोड्यूस कर रहा है। इतना काम होता है हमारे स्क्रोटम का। और स्क्रोटम होता है ये जो आउटर लेयर देख रहे हो ना, इसी आउटर लेयर को कहते हैं जो टेस्टिस के ये जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये वाली। क्लियर है, गुड। अब बात करते हैं हमारे लोकेशन की, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। ये हमारे बॉडी के आउटर साइड प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी हैंगिंग बिलो द पेनिस। ठीक है, यानी कि लिंग के नीचे कुछ इस तरीके का आउटर ऑर्गन ऐसे रहता है, हैंगिंग रहता है। ठीक है, आप सभी लोग जान रहे होंगे, गुड। तो इतना आप लोगों को जान लेना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की, जो कि हमारे एक रिंकल स्किन्स होती है। रिंकल स्किन्स का मतलब होता है कुछ इस तरीके की झुर्रिया टाइप की स्किन होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बुजुर्ग लोगों की झुर्रिया देखी होगी, स्किन कैसे लटक सी जाती है, उसी टाइप की एक रिंकल स्किन होती है, झुर्रीदार त्वचा होती है, जो कि आपको स्क्रोटम की स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाओगे ना, तो आपको झुर्रीदार त्वचा बनानी पड़ेगी, उस तरीके को आपको दर्शाना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट बाय स्पेटम, है ना।
तो जो आपका ये है ये 2 कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है। आप सभी को पता है कि पेयर में आपके टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और वो आपकी स्क्रोटम के थ्रू कवरिंग रहती है। अब जो स्क्रोटम है वो भी 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। देखिए मैं आप लोगों को एक रफ स्ट्रक्चर बना के समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझ जाना। यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक झुर्रीदार स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे ना आप लोग देखोगे 2 अलग अलग कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट में एक कंपार्टमेंट में, यानी कि एक टेस्टिस यहाँ पे होता है, एक टेस्टिस यहाँ पे होता है। कुछ इस तरीके का डायग्राम आप लोगों को दिखाना है। और ये जो स्किन आप लोग देखोगे ये इस तरीके की झुर्रीदार होती है, यानी कि रिंकल स्किन होती है। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं, एक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस और दूसरे में दूसरा टेस्टिस। और ये जो स्क्रोटम है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है बच्चा, एक तो मेल सेक्स हार्मोन और दूसरा हमारा प्रोड्यूस होता है स्पर्म यानी कि मेल गैमेट्स। क्लियर है? इतना आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे लेयर ऑफ स्क्रोटम की। स्क्रोटम अभी तक समझ में आ ही गए होंगे, यानी कि आउटर लेयर जो कि टेस्टिस को कवरिंग करके रखता है। उसी आउटर लेयर की अगर मैं बात करूं कितनी लेयर्स होती है तो आपको पता चलेगा। ये जो लेयर्स है कितनी स्किन है, सबसे पहले तो आपको रिंकल स्किन दिखेगी, बिल्कुल। उसके बाद आपको डेटोल्स मसल्स दिखेगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि स्क्रोटम की लेयर मुझे एक्सप्लेन करो कितनी होती है, तो आप लोग पिक्चर में जैसा लिखा है, नोट्स में जैसा लिखा है, इसी तरीके से आप लोग बहुत आसानी से बता दोगे कि सर सबसे पहले रिंकल स्किन होती है, ऊपर वाली जो सबसे पहली परत होती है। दूसरी जो लेयर होती है वो डार्टोस मसल होती है। और इसके बाद जो होती है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया बोलते हैं, यानी कि ये बाह्य शुक्राणुवाहिन्य पेशियां होती है। इसके जो नीचे होता है वो होता है क्रीमास्टर मसल। और लास्ट में आती है इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। यहीं पर हमारा क्या हो रहा है बच्चा, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्म यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, गुड। तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा है, इस तरीके की लेयर आप लोगों ने बना देनी है। सबसे पहले स्किन की लेयर बनानी है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो लास्ट में आती है स्किन के बाद वो आती है डेटोस। डेटोस के बाद कौन सी आ रही है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, और उसके बाद कौन सी लेयर आ रही है हमारी, क्रीमास्टिक मसल। ठीक है, और इसके बाद हमारी लास्ट में एक 5वीं लेयर आती है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मसल्स के बारे में। ये हमारी सेकंड लेयर होती है स्क्रोटम की, जिसको हम लोग डेटोस मसल्स बोलते हैं। ये होती कैसी है आखिर, ये हमारी स्मूथ मसल्स होती है और रिंकल द स्क्रोटम स्किन, स्किन के नीचे होता है। ठीक है, स्किन के नीचे होता है, सुकड़ी हुई एक स्किन होती है, उसके नीचे हमारी एक मसल्स पाई जाती है, उस मसल्स का नाम हमारा डायटोस मसल्स है। और ये क्रीमेस्टर मसल्स जो कि हमारे डायटोस मसल्स के बाद आती है वो हमारी रेसिस और लोअर टेस्टिस के नीचे होता है। और ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना और हमारे स्पर्म यानी गैमेट्स को टेम्परेचर के अंडर रखना इसी का ही काम होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ये ज़्यादा या कम टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर रेगुलेट होता है, तो यही है वो मसल्स जो कि टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। अब इसका फंक्शन क्या है, ये आपके मेरे प्यारे बच्चों टेस्टिस को इंजरी से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ये जितनी भी हम लोगों ने 5 लेयर पढ़ी है ना, ये आपके टेस्टिस को क्या कर रहा है, ये आपको प्रोटेक्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है किसी भी भारी इंजरी से, भारी प्रेशर से। ठीक है, जो आपके टेस्टाइल है उनको बचाए रखता है आपकी ये 5 मसल्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन आखिर हो कैसे रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, ये अभी आप लोगों को पता चला कि हमारी जो क्रीमेस्टर मसल्स होती है यही हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही है। और किस तरीके से टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, देखिए टेम्परेचर मेंटेन करता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ये क्या करता है, अप एंड डाउन मेंटेन कर लेता है बिलो बॉडी टेम्परेचर, एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनियस, यानी कि आपके शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान बनाए रखता है ताकि आपके जो गैमेट्स है वो उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, टेम्परेचर की वजह से वो खराब ना हो जाए। शुक्राणु निर्माण के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है आपका टेम्परेचर रेगुलेट होना, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तब भी आपके जो गैमेट्स है वो खराब हो सकते हैं, स्पर्म है जो डैमेज हो सकते हैं। के बाद हम लोग बात करते हैं कि एपिडाइमेसिस। एपिडाइमेसिस यानी कि एक ऐसी लेयर जहाँ पे आपके स्पर्म या जहाँ पे आपके गैमेट्स स्टोर होते हैं। ठीक है, ये आपके टेस्टिस से अटैच होती है और जब भी आपके स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो यहीं पर आकर क्या होता है, स्टोर होता है, एकत्रित होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से ये होता है एपिडाइमेसिस। और ये एपिडाइमेसिस बच्चा किससे अटैच है, ये हमारे स्पर्म से अटैच है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है।
बिल्कुल। तो आप लोग स्ट्रक्चर हर चीज़ की बनानी है और स्ट्रक्चर बना के याद करोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं। तो कुछ इस प्रकार के ओव्यूल शेप का आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का क्या है मेरे बच्चा, एपिडाइमिसिस की हेड यहाँ पे बना देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस तरीके से बना देना है और फिर कुछ इस तरीके से डायग्राम बना देना है आपने। ये है हमारा एपिडाइमिसिस, जहाँ पे हमारा क्या स्पर्म स्टोर हो रहा है, ठीक है। टेस्टिस, एपिडाइमिसिस, और जो ये वाली लेयर है ये हमारी वेस डेफिशिएंस है, यानी कि यूरेथ्रा में जा रही है। इसी के थ्रू आपका जो गैमेट्स है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ में आ रहा है, यूरेथ्रा से अटैच होती है ये वाली, ठीक है। वेरी गुड। चलो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया। इससे ज़्यादा अगर आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ और अच्छे से बता पाऊँ। वैसे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन आपके मन में रहता है तो आप लोग निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग वेस डिफरेंस की बात करेंगे। इसको कहते हैं शुक्रवाहिनी नली। ये क्या कर रहा है, ये जितने भी आपके गैमेट्स या फिर स्पर्म है उसको क्या करता है बच्चा, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है ना। एक प्रकार का एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है, एक प्रकार का एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते के थ्रू आपका जो गैमेट्स या स्पर्म है वो बाहर आता है, ठीक है। और ये किसके साथ अटैच है बच्चा, ये एपिडाइमिसिस के साथ अटैच है। एपिडाइमिसिस के साथ हमारा वेस डिफरेंस अटैच होता है और इसी के थ्रू आपके जो शुक्राणु है, आपके जो स्पर्म है वो ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। इसके बाद हमारा सेमिनल वेसिकल्स होता है। ये क्या होता है, ये आपके फ्रुक्टोज रिच फ्लूइड होते हैं जो कि आपके स्पर्म को क्या कर रहा है, नॉरिश दे रहा है, ठीक है। यही आपको क्या कर रहा है, नॉरिश दे रहा है, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। फ्रक्टोज की वजह से ही आपके जो स्पर्म है वो सही सलामत रह पाते हैं। और ये आपका सेमिनल वेसिकल्स है, और इस सेमिन वेसिकल्स क्या कर रहा है बच्चा, ये नॉरिशमेंट देता है आपके स्पर्म को, ताकि वो लंबे समय तक जीवित रह सके, सही रह सके। इसके बाद आपका प्रोस्टेट ग्लैंड आती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर रहा है, ये आपके एल्कलाइन नेचर को बनाए रखता है आपके सीमन में, ठीक है। आपका स्पर्म को एल्कलाइन बनाए रखता है, ताकि जब वो एग के साथ मिले तो वहाँ पे एसिडिक नेचर होता है, तो आपस में वो बफर सिस्टम बना पाए वहाँ पे, ठीक है। यानी कि वहाँ पे क्षारीय हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो एसिड की वजह से या फिर एसिडिक नेचर की वजह से, वहाँ पे जो आपका स्पर्म या फिर बोल सकते हैं सीमन है वो खराब ना हो, नष्ट ना हो, ठीक है ना। गुड। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आता है मेन ऑर्गन, जिसके थ्रू जो आपका सीमन है, जो आपका स्पर्म है, जो गैमेट्स है जिसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है बच्चा, उसी के थ्रू वो निकलता है, ठीक है, जाता है। चलो, पेनिस इज द एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जो आपका पेनिस है ये क्या है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक्सटर्नल पार्ट होता है, और ये यूज होता है कॉपुलेशंस की वजह, कॉपुलेशन के लिए। कॉपुलेशन क्या होता है बच्चा, ये कॉपुलेशन का मतलब होता है लिंग प्रजनन तंत्र के बाह्य अंग है जो संभोग करने के लिए तथा मूत्र और वीर्य के त्याग के लिए उपयोग में आता है, ठीक है। किस किस काम के लिए आ रहा है बच्चा, वेरी गुड। अब इसके बाद ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है स्क्रोटम, यानी कि फ्रंट ऑफ स्क्रोटम। जो स्क्रोटम हम लोगों ने पढ़ा, आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस, उसके फ्रंट में ये प्रेजेंट होता है। कुछ इस प्रकार का डायग्राम आप लोगों ने बनाना है, कुछ इस तरीके से वह डायग्राम आप लोगों ने दिखा देना है, कुछ इस तरीके का होता है ये ऑर्गन। और ये ऑर्गन बच्चा किस लिए काम आ रहा है, ये ऑर्गन यूज होता है कॉपुलेशन के लिए, ठीक है, और पास ऑफ यूरिन एंड सीमन, ठीक है। सीमन और यूरिन को पास करने के लिए इस ऑर्गन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट के बारे में। चलिए एक एक करके इसके पार्ट को समझते हैं, ताकि हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ सके और समझने में आपकी मदद हो सके। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिर होता क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही कुछ इस प्रकार से आप लोगों को ड्रॉ करना है। ये आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, और इसी फैलोपियन ट्यूब से एक एलमोंड शेप का, बादाम के शेप की एक ओवरी होती है, जो कि यहाँ कहाँ पे अटैच होती है बच्चा, यहाँ पे अटैच होती है, ठीक है। तो ये फैलोपियन ट्यूब आपकी कुछ इस तरीके से होती है, और इस साइड से भी, यहाँ पे छोटा पड़ गया लेकिन समझ लीजिएगा, ये हाफ पार्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। उस साइड भी सेम इसी तरीके की फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। गुड। तो ऐसी कुछ फैलोपियन ट्यूब होती है, ये आपका यूट्रस होता है। यूट्रस यानी कि हिंदी में आप लोगों ने कभी ना कभी बच्चादानी सुना होगा,
जहाँ पे बच्चा 9 महीने तक रहता है, गर्भ में रहता है, ये वही गर्भ है, ठीक है। तो ये यूट्रस है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो आगे है, यहाँ पे सर्विक्स वगैरह आता है, वेजाइना, यूरेथ्रा, ये सारी चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया, यही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों यूट्रस प्रेजेंट होता है, ये यूट्रस है और ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, और ये आपकी ओवरी है। अब ये ओवरी क्या करता है, ये एग को प्रोड्यूस करता है, एग को प्रोड्यूस कर रहा है, एग प्रोड्यूस होकर इस फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है और ट्रैवल कर कर यहाँ पर वेट करता है सीमन का। सीमन क्या होता है, स्पर्म का। और जैसे ही वेजाइना के थ्रू आपके इस जगह पर सीमन आता है तो यहाँ पर मिलकर एक जायगोट की फॉर्मेशन होती है बच्चा, और ये जायगोट आपका यूट्रस में जाके एम्ब्रियो बनता है और यही एम्ब्रियो आफ्टर 9 मंथ एक बेबी की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, यूट्रस आपको समझ में आया, फैलोपियन ट्यूब आपको समझ में आया, ओवरी आपको समझ में आया, जो यहाँ वाला पार्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो एक्सटर्नल पार्ट है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है वो मैं आपको बताता हूँ, यानी कि इस वाले हिस्से में जिसको वेजाइना बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पे वेजाइना में 3 लेयर आप लोगों को दिखेगी, ठीक है। जब आप डायग्राम बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 3 लेयर होती है और ये 3 लेयर क्या कर रहा है, ये 3 लेयर कौन कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है पेरीमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम, एक होता है एंडोमेट्रियम। ये 3 लेयर होती है हमारे वेजाइना के यहाँ पे प्रेजेंट होती है और ये उसको कवरिंग करके रखता है, ठीक है, ठीक है। किसको कवरिंग कर रहा है 3 लेयर मेरे प्यारे बच्चों, आपके इस वाले हिस्से को, सर्विक्स वाले हिस्से को, ठीक है, सॉरी, ये 3 लेयर होती है और ये 3 लेयर आपके वेजाइना को कवर करके रखता है, उसके ओपनिंग पॉइंट को कवर करके रखता है। कुछ इस तरीके की ये जो एक्स्ट्रा वाली पार्ट्स आप लोग देखोगे कभी डायग्राम में तो आपको पता चलेगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका जो ये भारी वेजाइना वाला जो पॉइंट होता है, हिस्सा होता है, इसके भारी एक बड़ी ऐसी झिल्ली टाइप की लेयर आपको दिखेगी, एक्सटर्नल लेयर, वो 3 लेयर होती है आपकी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक होती है एंडोमेट्रियम। 3 लेयर के बारे में पता चला। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सर्विक्स के बारे में। अब ये सर्विक्स आखिर होता क्या है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एक गर्भाशय बनाकर दिखाया, यूट्रस बनाकर दिखाया था, अभी डायग्राम में पूरा मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया, यूट्रस वाले पार्ट जो होता है ना, ये यूट्रस, इसके आगे मैंने एक फैलोपियन ट्यूब बनाई थी, याद है आपको, अभी जस्ट मैंने एक फैलोपियन ट्यूब बनाई थी इस तरीके से, ये वाली, उस साइड भी कुछ इसी तरीके की होती है, ठीक है। अब ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, ये होता है हमारा यूट्रस, और इसी यूट्रस में मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट होता है, यानी कि जब एम्ब्रियो आता है तो 9 महीने तक यहीं पर ही, इसी वाले पार्ट पर ही हमारा एम्ब्रियो ग्रो करता है और बाद में एक बेबी की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस गर्भाशय का जो ओपनिंग पॉइंट है ये वाला, इसको सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स क्या होता है, यानी कि गर्भाशय का जो ओपनिंग पॉइंट है उसको सर्विक्स कहा जाता है। इसके बाद आपको बता दूं, सर्विक्स के बाद आता है एक हमारा ये वाला पॉइंट जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, योनि, यानी कि वेजाइना, ठीक है। तो ये वेजाइना वाला पार्ट जिसके थ्रू यहाँ पे हमारा सीमन ट्रांसपोर्ट होता है, जाता है और हमारे किसके साथ मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, एग के साथ मिलता है, ठीक है। तो एग के साथ मिलकर हमारा जायगोट की फॉर्मेशन बनाता है और जायगोट बनने के बाद फिर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो हमारे यूट्रस में 9th मंथ तक यहाँ पे स्टे करता है और उसके बाद एक बेबी हमें आफ्टर 9 मंथ मिलता है, एक नई स्पीसीज यहाँ पे तैयार हो जाती है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों वेजाइना में क्या क्या चीज़ें होती है, कैनल होता है जो कि हमारे बर्थ कैनल इसको कहा जाता है। बर्थ कैनल किस लिए कहा गया, क्योंकि ये वेजाइना ही वो रूट है जिस रूट के थ्रू हमारे सर्विक्स तक क्या पहुंचाता है, सीमन को पहुंचाता है, ओके। और ये सीमन हमारा कहाँ पे, जो ये फैलोपियन ट्यूब है, इस ट्यूब में यहाँ पे एक एग होता है, उस एग का
एग के साथ मिलकर जायगोट की फॉर्मेशन करता है। इजी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है इतनी बात? गुड। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। एक्सटर्नल यानी कि अभी हम लोगों ने इंटरनल की बात की, जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यूट्रस कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सर्विक्स कहाँ प्रेजेंट है? अंदर प्रेजेंट है। फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये सारी चीजें कहाँ हैं? ये अंदर प्रेजेंट है। लेकिन बॉडी के बाहर जो रिप्रोडक्टिव, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऑर्गन है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बाहर से हम लोग देख सकते हैं, बाहर से हम लोगों को महसूस होते हैं? वो है हमारे मेरे प्यारे बच्चों, वो है हमारे मोन्स प्यूबिक। मोन्स प्यूबिक यानी कि एक फैटी टिश्यूज होती है जो कि प्यूबिक बोन को क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? प्यूबिक बोन पे प्रेजेंट होती है, और ये हमारे हेयर आफ्टर प्यूबरिटी, ठीक है, ये हमारी कवर रहती है हेयरों से। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? कहाँ पे समझ में आ रहा है? ये वाला जो ऊपरी वाला भाग होता है ना, जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो उसी को हम लोग प्यूबिक बोलते हैं, प्यूबरिटी, ठीक है, ये वाला हिस्सा। इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ये पूरा सिस्टम, ये वाला जो आप लोग डायग्राम में देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे आप लोग देखोगे ये एक्सटर्नल यहाँ पे कुछ इस तरीके से हेयर से कवर रहता है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्यूबिक बोलते हैं, प्यूबरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है हमारा कहाँ पे? बाहर, बॉडी के बाहर। लेकिन मेल में पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के बाहर। लेकिन फीमेल में सिर्फ क्या बाहर प्रेजेंट है? वो है प्यूबिक, प्यूबिक या फिर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी उसको बोला जाता है जब ये पूरी तरीके से हेयर से कवर हो जाता है। जब मेल फीमेल आपस में मिलते हैं, इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स उसी प्रोसेस को कहते हैं। इंटरकोर्स का मतलब होता है संभोग के समय जो हमारी जघन अस्थि होती है, ये वाली जो बोन होती है, ये इसको प्रोटेक्ट करती है, आपके रिप्रोडक्टिव पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, प्यूबिक बोन, ठीक है। और प्यूबर्टी बोलते हैं जब यहाँ पे पूरा ये कवर हो जाता है हेयर से, ठीक है। और लेबिया मेजोरा क्या होता है बच्चा? ये दो लार्ज फोल्ड स्किन होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। आपका जो वेजाइना या ये वाला जो योनि वाला पार्ट है, इसके यहाँ पे आप लोग दो बड़ी लेयर देखोगे, उसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? लेबिया मेजोरा बोलते हैं। ये हमारी दो लार्ज फोल्ड स्किन होती है जो कि आपके इस वेजाइना को, योनि को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? और ये आपके जेनिटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी कि जेनिटल ऑर्गन क्या है? जेनिटल ऑर्गन ये वाला हिस्सा है, ठीक है। मेल और फीमेल का दोनों जेनिटल हिस्सा यही बोलता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसी को ही जेनिटल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। अब ये आपको पता चला लेबिया मेजोरा क्या होता है। लेबिया मेजोरा यानी कि जो आपके वेजाइना को, ये वाला, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, एक लार्ज बड़ी फोल्ड स्किन होती है। देखिए कुछ इस तरीके का आप लोग देखोगे, यहाँ पे एक पॉइंट और ये दो पॉइंट, कुछ इस तरीके से पॉइंट देखोगे, तीन यहाँ पे आप लोग देखोगे, तो आपको ये वाला यूरेथ्रा होता है, ठीक है, और ये वाला वेजाइना होता है। यानी कि यहाँ से यूरिन पास होता है, और ये आपका वो वाला रास्ता है जहाँ से यूट्रस में यानी कि गर्भाशय तक आपके सीमन को पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेजाइना और ये होता है हमारा यूरेथ्रा। ये दोनों पॉइंट्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे जेनिटिकल ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? गुड। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लेबिया मिनोरा के बारे में, यानी कि ये दो पतली हेयरलेस फोल्ड स्किन होती है। कौन सी बच्चा? ये वाली लेबिया मेजोरा आप लोग देखोगे ये बिल्कुल भारी आउटर लेयर होती है, और लेबिया मिनोरा क्या होता है? ये अंदर फोल्डेड हेयरलेस स्किन होती है। हेयरलेस यानी कि इस पर कोई भी प्रकार का हेयर नहीं होता, और ये आपके इस वेजाइना को, ये हाइमन वाला जो है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। हाइमन क्या होता है? हाइमन आपके वेजाइना का एक ओपनिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ रहे हो कुछ इस तरीके से। देखिए आउटर लेयर जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, हेयर आते हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा लेबिया मेजोरा। ये वाली जो लेयर है ना, ये लेबिया मेजोरा है। अब इसके अंदर एक हेयरलेस लेयर होती है, बड़ी थिन पतली लेयर होती है, इसको क्या कहते हैं? लेबिया मिनोरा। अब इसके अंदर एक ये वेजाइना पॉइंट, और इसमें होती है एक झिल्ली जिसको हाइमन बोलते हैं, और ये हाइमन
बहुत से लोग इसको बोलते हैं ये वर्जिनिटी को डिफाइन करता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग फीमेल अलग अलग लोगों में हाइमन अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आई। डाउट कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। तो लेबिया मिनोरा कौन सी लेयर है और लेबिया मेजोरा कौन सी लेयर है वो आपको समझ में आई। लेबिया मेजोरा यानी कि जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, और लेबिया मिनोरा जो कि हेयरलेस स्किन होती है, पतली स्किन होती है। ठीक है, और ये किसको कवर करके रखा है, आपके वेजाइना पॉइंट को, यानी कि वेजाइना को। क्लियर, दो मैंने आपको बताए थे, दो पॉइंट्स होते हैं, एक यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन पास होता है, और एक वेजाइना जहाँ पे आपका सीमन यूट्रस तक यानी कि गर्भाशय तक जाता है और एग के साथ मिलकर जाइगोट फिर एम्ब्रियो फिर बेबी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या होता है बच्चा, क्लाइटोरिस का मतलब होता है स्मॉल इरेक्टाइल हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ये होमोलॉजियस टू पेनिस, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एरिया को बोला जा रहा है आपका क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस कौन सा है, आपका ये वाला हिस्सा। और ये वेस्टिब्लू क्या होता है, स्पेस बिटवीन लेबिया मिनोरा और कंटेन ओपनिंग ऑफ वेजाइना एंड यूरेथ्रा। यानी कि बच्चा वेस्टिब्लू किसको कहा गया है, एकदम वेस्टिब्लू इस स्पेस को कहा जाता है। आपका कुछ इस प्रकार से आप लोग वेजाइना देखोगे तो वेजाइना का एक पॉइंट ये, और ये आपका यूरेथ्रा, जो इसके बीच में ये स्पेस है, इसी को ही बोला जाता है बच्चों वेस्टिब्लू। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, वेजाइना है। इसमें आप लोग देखोगे एक वेजाइना पॉइंट, एक पॉइंट देखोगे यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन पास होता है। इस बीच के स्पेस को बिटवीन लेबिया मिनोरा, ठीक है, इसके बीच के स्पेस को ही बोलता जा रहा है वेस्टिब्लू। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर भी आप लोग देखोगे, एक लेबिया मिनोरा और एक लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा ये वाली, क्योंकि यहाँ पे हेयर प्रेजेंट होता है, ये वाली जो लेयर होती है ये हमारी हेयर लेस होती है। ठीक है, गुड। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है बैर्थोलिन ग्रंथि। बैर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चा, ये हमारे वेजाइना ओपनिंग के साइड में प्रेजेंट होती है, और ये हमारे म्यूकस को सिक्रेट करता है। ये ग्लैंड क्या कर रहा है, हमारे म्यूकस को सिक्रेट करता है। देखो आपका जो ये वेजाइना के ओपनिंग साइड होती है, वेजाइना ओपनिंग साइड यानी कि जो आपका ये वेजाइना पॉइंट है, इसके साइड में ही, ठीक है, एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है बैर्थोलिन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ये तो है आपका वेजाइना ओपनिंग पॉइंट, इसके साइड में ही प्रेजेंट होता है बच्चा एक ग्लैंड, जिसको हम लोग कहते हैं बैर्थोलिन ग्लैंड। और ये बैर्थोलिन ग्लैंड क्या सिक्रेट कर रहा है, लुब्रिकेशन म्यूकस, थोड़ा चिपचिपा पदार्थ, ताकि मेरे प्यारे बच्चों ये आपका म्यूकस लुब्रिकेशन वहां पे बना पाए, चिकनाहट बना पाए, वहां पे ड्राइनेस ना रहे। जिस तरीके से आपका सलाइवरी ग्लैंड आपके मुंह में म्यूकस रिलीज करता है, सलाइवा रिलीज करता है, सिक्रेट करता है आपके लुब्रिकेशन बनाने के लिए, सेम वही काम आपका यहाँ वेजाइना में भी होता है। ठीक है, उसके बाद हाइमन, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये हाइमन है। अलग अलग फीमेल में अलग अलग तरीके का हाइमन होता है, और ये हाइमन बहुत से लोग कहते हैं ये हाइमन की ओपनिंग या हाइमन डिफाइन करता है फीमेल की वर्जिनिटी को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग तरीके के हाइमन हो सकते हैं, इनके नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग अलग शेप का, कोई छोटा कोई बड़ा, या फिर अलग अलग तरीके के हमारे हाइमन प्रेजेंट देखे भी गए हैं। ठीक है, तो योनि के छिद्र को ही कहते हैं, जो वहाँ पे झिल्ली प्रेजेंट होती है, जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे वेजाइना ओपनिंग को कवर करके रखता है, उसी को हाइमन कहते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के हाइमन होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जो बड़ा हाइमन, छोटा हाइमन, ये डिफाइन करता है कि उस फीमेल की जो वर्जिनिटी है वो कैसी है। ठीक है, इसको डिफाइन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हो अलग अलग तरीके के हाइमन की यहाँ पे शेप है, अलग अलग तरीके की हाइमन की यहाँ ओपनिंग है। तो ये सारी चीज़ें आपकी अलग अलग बॉडी के हिसाब से यहाँ पे होता है। तो चाहे लेबिया मिनोरा की बात हो या लेबिया मेजोरा की, ये हम लोग सारा कुछ पढ़ा अभी, ये है हमारे एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका काम क्या है। ये हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली आपका जो पूरा ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर से। प्यूबिक बोन है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है। वैसे ही आपका सेक्सुअल
एरोशुअल एंड प्लेजर, यानी कि आपकी लैंगिक उत्तेजना, ठीक है, उसके प्लेजर को भी ये क्या कर रहा है, दे रहा है, लुब्रिकेशन करा रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने ग्लैंड्स के बारे में जाना था, वो ग्लैंड्स हमारी क्या कर रही थी, लुब्रिकेशन म्यूकस को रिलीज सिक्रेट कर रही थी ताकि आपके वेजाइना में एक लुब्रिकेशन बना रहे और आपका जो भी सीमन है तो उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। प्रॉब्लम इन द सेंस वो खराब ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, वो इजीली आपका ट्रेवल करता हुआ, ट्रांसपोर्ट करता हुआ एग तक पहुंच सके, यूट्रस तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये सारा काम होता है, इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट काम करते हैं। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रेस्ट का। देखिए ये ब्रेस्ट क्या होता है, ब्रेस्ट का मतलब होता है स्तन। अब मेरे प्यारे बच्चों, द ब्रेस्ट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट इन फीमेल दैट इज स्पेशलाइज फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये जो आपका स्तन आप लोग देख रहे हो, स्तन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये इस तरीके से मॉडिफाई है, इसके अंदर ऐसे स्वीट ग्लैंड्स है जो कि फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मिल्क को प्रोडक्शन करता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। स्तन स्त्रियों में पाई जाने वाली वह परिवर्तित श्वेत ग्रंथि है, यानी कि एक ऐसी स्वेट ग्लैंड्स है जो कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ मिल्क का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। इतनी बात गुड। तो आपको पता तो चला कि आखिर ब्रेस्ट का काम क्या है, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए ही इसका यूज किया जाता है, यानी कि इसलिए हमारी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, फीमेल की बॉडी में, स्पेशली फीमेल की ही बॉडी में हमारा जो ब्रेस्ट है प्रेजेंट होता है और ये हमारे मिल्क के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सभी को पता है कि ये आपके एंटीरियर चेस्ट वॉल पर प्रेजेंट होता है, एक्सटेंड फ्रॉम सेकंड टू सिक्स्थ रिब, यानी कि ये पूरा डिफाइन करके रखा है, तो आपकी सेकंड और सिक्स्थ रिब्स है, हड्डियां है, वहां पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसका काम भी आपको पता है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। जब आप लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आप लोग देखते हो, डायग्राम में देखकर आप लोग बताइए। वहाँ पे आप लोग देखते हो कि वहाँ पे एक ऐसा रेज प्रोजेक्शन एट द सेंटर है, यानी कि मध्य में उभरा हुआ भाग होता है, बिल्कुल होता है। ये बीच में देखिएगा, एक इस तरीके से आप लोग उभरा हुआ भाग देखोगे। ओपनिंग ऑफ लैक्टिफेरियस डक्ट, यानी कि एक डक्ट होता है जहाँ से आपका मिल्क, जहाँ से आपका सिक्रेशन होता है। ये जो डक्ट देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, इसको आप लोग क्या बोल रहे हो यहाँ पे, ये होता है हमारा लैक्टिफेरियस। लैक्टिफेरियस आपकी डक्ट होता है और यहीं से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, निप्पल इसको कह रहे हो। एरियोला, एरियोला क्या होता है, ये डार्क पिगमेंट होता है। डार्क पिगमेंट यानी कि जब आपके जो निप्पल आप लोग देख रहे हो इसके आसपास में एक ऐसा कलर रहता है, पिगमेंटेशंस रहती है, उसी कलर को ही यहाँ पे डार्क पिगमेंटेड कहते हैं, जिसको हम लोग एरियोला बोल रहे हैं। याद रखिएगा, दो चीजें हमें ब्रेस्ट पे, दो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक्सटर्नल ये पार्ट है, सबसे पहला है हमारा निप्पल और सेकंड होता है एरियोला, यानी कि निप्पल के आसपास का डार्क पिगमेंटेशन, ठीक है। कुछ इस तरीके का आप लोग देखोगे, ब्रेस्ट को देखोगे और ब्रेस्ट के आसपास में जो आपका ये डार्क पिगमेंट है, ये डार्क कलर है, इसी को ही हम लोग एरियोला बोलते हैं। सारे नाम याद रखिएगा क्योंकि डायग्राम बनाते टाइम आप लोगों को इन नाम को भी वहाँ पे मेंशन करना है ताकि एग्जाम में आपका इंप्रेशन बेस्ट रहे और बेहतर रहे। इसके बाद हम लोग एरियोला को तो समझ चुके हैं, लेकिन हमारे जो ब्रेस्ट है यानी कि फीमेल में जो ये पार्ट प्रेजेंट होता है, तो इसमें और भी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो कुछ लूब्स और कुछ लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लूब्स और लोब्यूल्स क्या होता है, देखिए लूब्स का मतलब होता है ईच ब्रेस्ट हैज 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये लोब्स मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से आपका सिक्रेशन चालू होता है, यहीं से आपका सिक्रेशन चालू होता है। इसको लोब्स देख रहे हो, ये लोब्स इस तरीके की होती है, ये लूप्स है जो मैंने यहाँ पे डायग्राम, ये पर्पल कलर से आप लोगों का ये डायग्राम है और मैंने रेड कलर से वहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके बताया है, उनको लूप्स कहते हैं। और इस लूप्स में यानी कि प्रत्येक एक ब्रेस्ट में 2 ब्रेस्ट होती है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। तो एक ब्रेस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें 15 से 20 लोब्स होते हैं। अब ये लूब्स मेरे प्यारे बच्चों और इसमें प्रेजेंट होते हैं लोब्यूल्स, यानी कि कंटेन एल्वियोली। अब ये एल्वोली क्या होता है, एल्वोली का मतलब होता है, जिस तरीके से आप लोगों ने लंग्स के बारे में पढ़ा है, छाती के बारे में पढ़ा है, तो उसके अंदर ना जब हमारे लंग्स के अंदर कुछ क्या होते हैं, एल्वोली प्रेजेंट होते हैं जो सकिंग का काम करते हैं,
ठीक है, यानी कि हवा को सक करते हैं, रिलीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट होते रहते हैं। इस तरीके की बोल्स टाइप की होती हैं। देखे, ये एल्वोली पढ़ रहे थे ना, गुड, इस तरीके से एल्वोली पढ़ रहे थे। ये हमारे, हाँ, ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट थे, चेस्ट के अंदर प्रेजेंट थे। ठीक है, इस तरीके से एल्वोली के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, ये इस तरीके का था कुछ डायग्राम। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी बच्चा यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। अगले डायग्राम में हम लोग बताते हैं कि जो हमारा एल्वियोली है ये हमारे मिल्क सिक्रेट ग्लैंड है, यानी कि यहीं से ही हमारा मिल्क सिक्रेट होता है और इस निप्पल के थ्रू हमारा मिल्क बाहर जाता है। और इसी निप्पल को हम लोग क्या कह रहे हैं, लैक्टिफेरियस डक्ट और लैक्टिफेरियस साइनस। ये क्या कर रहा है, लैक्टिफेरियस डक्ट हमारे मिल्क को कैरी कर रहा है निप्पल से, और फिर जो हमारा छोटा बेबी होता है, इन्फिनिट बेबी होता है, माँ का दूध पीता है, तो इसी निप्पल के थ्रू यानी कि इसी लैक्टिफेरियस डक्ट के थ्रू वो मिल्क को क्या करता है, सक करता है। ठीक है, अब लैक्टिफेरियस साइनस क्या काम कर रहा है, ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है। टेम्परेरी स्टोरेज यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ना, यहाँ पे देखोगे, मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये निप्पल के पीछे यानी कि लैक्टिफेरियस डक्ट के पीछे आप लोग कुछ यहाँ पे ग्रंथि टाइप की देख रहे हो। ठीक है, एक साइनस बोलते हैं इसको। इस साइनस में ना टेम्परेरी यानी कि कुछ समय के लिए मिल्क का स्टोरेज हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे मिल्क स्टोर होने के बाद जब छोटा बेबी इस लैक्टिफेरियस डक्ट यानी कि निप्पल के थ्रू दूध को सक करता है, तो यही लैक्टिफेरियस साइनस से में स्टोर मिल्क वो बच्चा सक करता है, पीता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया, यानी कि लैक्टिफेरियस क्या होता है आपको समझ में आया, लैक्टिफेरियस डक्ट क्या होता है वो भी आपको समझ में आया, एल्वियोली क्या होता है जहां से मिल्क का सिक्रेशन हो रहा हो, मिल्क सिक्रेट हो रहा हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट की, है ना, यानी कि जो ये पूरा ब्रेस्ट है इसको सपोर्ट कौन कौन चीजें कर रहा है। तो देखिए, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो कि ब्रेस्ट को सपोर्ट दे रहा है, आर द टिश्यू डेट मेंटेन द शेप, पोजिशन और फिमनेस ऑफ द ब्रेस्ट, यानी कि जो स्तन है उसको एक अच्छी शेप देना, एक अच्छा पोस्चर देना, एक अच्छी पोजीशन में रखना, ये किसका काम है, ये मेरे प्यारे बच्चों टिश्यूज का काम है। टिश्यूज उनको सपोर्ट दे रहा है, किसको, ब्रेस्ट को। ठीक है, आप लोगों ने अलग अलग तरीके के डायग्राम देखे होंगे, उस डायग्राम में अलग अलग ब्रेस्ट के शेप देखे होंगे। ठीक है, कुछ एक अच्छा गोल शेप का है, कुछ लंबे शेप का है, कुछ अलग अलग तरीके के डायग्राम देखे होंगे जिसमें आप लोगों को ब्रेस्ट के शेप भी दिखते हैं। अब ये ब्रेस्ट की शेप पे किस पर रेस्पॉन्सिबल है, ये रेस्पॉन्सिबल है टिश्यूज पर। ठीक है, ये किस पे रेस्पॉन्सिबल है, टिश्यूज पर रेस्पॉन्सिबल है। और वे कौन कौन से टिश्यूज है, लाइक फैटी टिश्यूज, जो कि आपकी फैटी टिश्यूज क्या होता है बच्चा, एक वसा होती है और ये आपके लूब्स एंड लोब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, लूब्स एंड लोब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। डिटरमाइन साइज एंड शेप, यानी कि आपके साइज और शेप को डिटरमाइन करता है। और डज नॉट प्रोड्यूस मिल्क, ये किसी भी प्रकार का मिल्क प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, अभी मैंने आपको लूब्स के बारे में बताया था, फैटी टिश्यूज, जो कि आपके ये फैटी टिश्यूज है और इसको शेप दे रहा है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, ये मान लीजिए आपका क्या है मेरे बच्चों, ये ब्रेस्ट का आउटर लेयर है, यहाँ पे प्रेजेंट है निप्पल, और यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि लैक्टिफेरियस है। ठीक है, लैक्टिफेरियस साइनस और आपका लैक्टिफेरियस डक्ट, और ये आपके लूब्स है। ठीक है, ये मेमोरी ग्लैंड है, क्लियर है। और ये है आपका मेरे प्यारे बच्चों फैट, है ना, और ये फैट ही आपका रेस्पॉन्सिबल है साइज शेप का। आप लोगों को फैटी टिश्यूज का मतलब पता चला, फैटी टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होता है, फैटी टिश्यूज ये वाला हिस्सा है। ठीक है, ये जो आप लोग ऑरेंज कलर में आप लोग स्ट्रक्चर या फिर आप लोग पिक्चर के अंदर ऑरेंज कलर देख रहे हो, ये फैटी टिश्यू है, ये वसा है, यही साइज और यही शेप को रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है फैटी टिश्यूज की। ठीक है, जितना ज़्यादा फैटी टिश्यूज होगा उतने ही जो आपकी ब्रेस्ट है वो ज़्यादा बड़े और अलग अलग शेप के होंगे। फैटी टिश्यू जितना मेंटेन रहेगा उतना ही जो ब्रेस्ट है वो अपने शेप में और साइज में रहेगा। तो आपका साइज और शेप कौन रेस्पॉन्सिबल है, फैटी टिश्यू। ठीक है, इसके बाद आपका कूपर लेगामेंट्स होता है। ये कूपर लेगामेंट्स एक फाइबर्स होते हैं, रेशेदार आपकी एक टिश्यूज होती है, और ये क्या कर रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यूज बैंड एक्सटेंड फॉर स्किन टू अंडरलाइनिंग पेक्टोरियल मसल्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड फिमनेस। यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, जो आपका ये जो
एक्सटेंड ऑफ स्किन है, यानी कि स्किन से एक्सटेंड होना, बढ़ना, साइज बढ़ना, घटना, या फिर मेरे प्यारे बच्चों उसको सपोर्ट देना, आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट देना, ये जो है ना इसको कहते हैं कुपर। क्लियर है इतनी बात? इसको पूरा सपोर्ट कौन दे रहा है? ये कुपर लिगामेंट दे रहा है। और ये कुपर लिगामेंट आप लोग रेड कलर से आप लोग देख रहे हो, ये आपके ना साइज शेप को एक्सटेंड करने में हेल्प कर रहा है। जो आप लोग ये फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हो ना आपके इस ऑर्गन पे, ठीक है, तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है किसकी वजह से? ये कुपर लिगामेंट की वजह से बनी हुई है। और ये फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज से बने हुए होते हैं। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटेंड करना, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रहा है? आपके सपोर्ट किसकी वजह से मिल रहा है? कुपर लिगामेंट के। और ये कुपर लिगामेंट पूरे ब्रेस्ट में कैसे झिल्लीदार तरीके से बैंड है, बंधा हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा स्ट्रक्चर आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये फिल्म है, पूरी तरीके से एक इस तरीके से फिल्म है, और अंदर तक भी ये इस तरीके से बनी हुई है, और इसकी ठीक है पूरा सपोर्ट दे रहा है। ये है हमारा कुपर लिगामेंट। ठीक है, वेरी गुड। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं पेक्टोरियल मसल्स की। पेक्टोरियल मसल्स क्या होता है? जो कि आपके पूरे ब्रेस्ट को संभाले रखता है, सपोर्ट देता है। तो वो है आपकी ये चेस्ट की जो मसल्स होती है, उसी को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? पेक्टोरियल मसल्स कहते हैं। ठीक है, पेक्टोरियल मसल्स होती है ब्रेस्ट लाई ओवर पेक्टोरियस मेजर मसल्स, जो कि आपकी छाती की, जो कि आपकी छाती है ना, ये हमारी भी है। तो इस तरीके से जो भी मसल्स इस एरिया में है उसको ब्रेस्ट को सपोर्ट देने के लिए ये वाली मसल्स क्या करती है? हेल्प करती है। वहीं पे स्किन्स आती है, त्वचा, जो कि कवर करके रखती है आपके ब्रेस्ट को और आपके निपल्स को और आपके एरियोला को। ठीक है, ये कवरिंग करके रखता है, पूरी बॉडी को ये कवर करके रखा है हमारी स्किन ने। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का स्किन, और वो हमारे पूरे बॉडी को कवर करके रखा है, भारी चीज़ों से बचाता है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की अगर मैं आपको बात करूं तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हमारे क्या क्या काम कर रहे हैं? हमारे सेफ पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं, हमारे मिल्क फ्लो को, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जितने भी स्तनपान होते हैं, बच्चा फीडिंग करता है, मिल्क फीड करता है, उसमें हेल्प करता है। हार्मोन्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो हार्मोन कंट्रोल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हार्मोन कंट्रोल ऑफ द ब्रेस्ट इन्वॉल्व हार्मोन दैट रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट, मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क इजेक्शन। जो ये हार्मोन्स है, हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर क्या हेल्प करता है? हार्मोन्स आपकी बॉडी को रेगुलेट करता है, हार्मोन्स आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हार्मोन्स हेल्प करता है एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ऐसे ही ब्रेस्ट में भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं बच्चे, जो कि आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है, मिल्क इजेक्शन के लिए हेल्पफुल है, और आपके डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। तो एक एक करके जान लेते हैं। जैसे कि आपका एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन आप सभी को पता है एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। अब ये हार्मोन क्या काम कर रहा है? ये आपके ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि जो आपका मेमोरी डक्ट है जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उसको ग्रोथ दे रहा है। आप रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट यानी कि डेवलपमेंट एंड प्यूबर्टी। जब मेरे प्यारे बच्चों ये एस्ट्रोजन है, ये आपके ब्रेस्ट का साइज डिपेंड करेगा, इसकी वजह से आपके ब्रेस्ट का अच्छा रेस्पॉन्सिबल होगा ये डेवलपमेंट के लिए। और ये जो प्यूबर्टी है इसके लिए भी, यानी कि जो विकास के लिए उत्तरदायी है उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है। अब बात मैं बताता हूँ कि आपका प्रोजेस्ट्रॉन, यानी कि ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन है, और ये क्या कर रहा है? ये आपके एल्वियोली को डेवलप कर रहा है और आपके ब्रेस्ट लैक्टेशन यानी कि स्तनपान के लिए तैयार कर रहा है। चाइल्ड बर्थ के बाद जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, बच्चे का स्तनपान जो है उसी को ही मेंटेन करने के लिए ये हेल्पफुल है। दुग्ध स्राव को, मिल्क प्रोडक्शन को हेल्प कर रहा है। प्रोलैक्टिन क्या होता है? ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। अब ये आपके मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, यानी कि दूध निर्माण को प्रेरित करता है, मिल्क बनाने में हेल्प करता है आपके ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है, कौन सा हार्मोन है वो? प्रोजेस्टेरोन, याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन। अब ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी से ग्लैंड है हमारी, वहाँ से सिक्रेट हो रहा है, और ये हमारे मिल्क इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मिल्क इजेक्शन कराता है। ठीक है, यानी कि दूध का निष्कासन, निकालना, दूध निकलता है ना, दूध, वो किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीटोसिन की वजह से हो रहा है। अब आता है हमारा ह्यूमन प्लेजेंटा लैक्टोजन, ये भी एक हार्मोन है, और ये हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये हमारे प्लेजेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ये सिक्रेट होता है, और ये हमारे ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है।
प्रेगनेंसी के बाद आप लोगों ने देखा होगा बहुत कुछ चेंजेस आते हैं ब्रेस्ट में, आप लोग को अलग ही दिखते हैं, मिल्क वहाँ पे प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी ह्यूमन प्लेजेंटा लैक्टोजन हार्मोन्स की वजह से। अब कोर्टिसोल एक हार्मोन्स है जो कि आपका मेरे प्यारे बच्चों मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है और ये आपके प्रोलैक्टिन को इन्हांस करता है ताकि मिल्क अच्छी तरीके से प्रोडक्शन हो सके और मेरे प्यारे बच्चों एक अच्छे से जो बच्चे की जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो हो सके। अब थायरोक्सिन एक हार्मोन्स जो कि आपके नॉर्मल लैक्टेशन यानी कि दुग्ध स्राव मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है थायरोक्सिन। ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। विदाउट थायरोक्सिन मिल्क प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है। हार्मोन चेंज ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब भी दुग्ध स्राव होता है, दुग्ध स्राव का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन होता है, तब क्या चीज़ें जरूरी होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डाउन होता है, तब डिलीवरी के बाद प्रोलैक्टिन बढ़ता है और प्रोलैक्टिन बढ़ने की वजह से मिल्क प्रोडक्शन होता है। और मिल्क प्रोडक्शन कब होगा, जब ऑक्सीटॉक्सिन बढ़ेगा। ऑक्सीटॉक्सिन बढ़ेगा तो मिल्क रिलीज होगा, मिल्क निकलेगा। ठीक है, वेरी गुड। प्रसव के बाद एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरोन घट जाते हैं, ठीक है ना, डिलीवरी के बाद। और जब डिलीवरी हो जाए, प्रसव का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपके ये हार्मोन्स रिलीज होंगे, डाउन हो जाएंगे। जब डिलीवरी हो जाएगी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ जाएंगे और बढ़ने की वजह से मिल्क प्रोडक्शन होगा और मिल्क प्रोडक्शन होगा तो ऑक्सीटॉक्सिन बढ़ेगा, ऑक्सीटॉक्सिन बढ़ेगा तो मेरे प्यारे बच्चा मिल्क क्या होगा, रिलीज होगा, निकलेगा, दुग्ध स्राव होगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं दुग्ध निष्कासन की प्रक्रिया या प्रतिक्रिया क्या है। देखिए ये ना बेबी के थ्रू सकिंग किया जाता है, सक कर कर ऑक्सीटॉक्सिन के कारण वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बनती है, कॉन्ट्रैक्शन बनेगी तो हमारा मायो एपिथेलियल सेल्स होती है और वहाँ से हमारा दूध या दुग्ध रिलीज होगा। ठीक है, और बच्चा उसको इजीली पी पाएगा। अभी हम लोगों ने ऑक्सीटॉक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, इतने सारे हार्मोन्स की बात की। अब ये हार्मोन्स हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल है पूरे बॉडी को एक अच्छे फंक्शनिंग के लिए, ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए और मिल्क इजेक्शन के लिए। तो आज आप लोगों को समझ में आया कि आपका फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और हार्मोन्स कंट्रोल, अगर इन तीनों टॉपिक में किसी का कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन क्वेश्चन आपके मन में रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर कर उसको ईजी बना सकूँ। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को बीएसपी साइंस के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको यूट्यूब की प्रोफाइल पर मिलेगा। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना है, ताकि आप लोगों को हर दिन मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। जो भी बच्चा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, 13 तारीख को उनका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एग्जाम है, जिसकी तैयारी बीएसपी साइंस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली लेक्चर आप लोगों को मिलते रहेंगे, आपके क्वेश्चन, आपके डाउट, कन्फ्यूजन, ये सब कुछ दूर होते रहेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, आपको कमेंट करना है वीडियो में जो भी आपका डाउट होगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अपना टेक्स्ट भी कर सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आपका कंसर्न होगा वो आप वहाँ पे डाल सकते हो, जिसका जवाब मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। और मैं मिलूंगा आपको एक और प्यारे से लेक्चर में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ एक और वीडियो में। बाय बाय।